बदलते भारत की शान। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी, गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्टार्टअप्स इंडिया में बैंगनी क्रांति, जम्मू और कश्मीर का है योगदान। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी पहल की शुरुआत की थी। कहा जम्मू कश्मीर में कृषिगत स्टार्टअप के लिए अरोमा लेवेंडर की खेती बन गई है एक बड़ा विकल्प। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में ओलावृष्टि से हुई क्षति का किया निरीक्षण। कहा ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की जाएगी पूरी भरपाई। कहा किसानों को प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए की क्षतिपूर्ति के साथ ही फसल बीमा योजना का दिया जाएगा लाभ। और लेह लद्दाख जैसे इलाकों में भी नल से जल पहुंचाने में मिली सफलता। लद्दाख में पानी के पाइप जम जाने से आबादी का बड़ा हिस्सा था प्रभावित। जल जीवन मिशन ने पेयजल सुनिश्चित कर जीवन को बना दिया है सरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की थी शुरुआत। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते और बात करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया में बैंगनी क्रांति, जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा योगदान है। उन्होंने बताया कि इस पहल की शुरुआत 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और आज हम पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मना रहे हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जरिए अरोमा मिशन की शुरुआत की थी, जिसने भारत में प्रसिद्ध बैंगनी क्रांति को जन्म दिया है। इस बारे में मंत्री ने बताया कि CSIR ने कई जिलों में खेती के लिए जम्मू स्थित अपनी प्रयोगशाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी कि IIM के जरिए उच्च मूल्य की जरूरी तेल वाली लेवेंडर फसल की शुरुआत की थी। शुरुआत में अगर जिलों की बात करें तो डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और इसके बाद अन्य जिलों में जिनमें रामबान और पुलवामा आदि शामिल है, इसे शुरू किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि थोड़े ही समय में अरोमा लेवेंडर की खेती कृषिगत स्टार्टअप के लिए कृषि में एक लोकप्रिय विकल्प बन गई है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि CSIR ने अरोमा मिशन का पहला चरण पूरा होने के बाद इसका दूसरा चरण शुरू किया है। IIM के अतिरिक्त अब CSIR, IHBT, CSIR, CIMP और CSIR, NBRI और CSIR NEIST भी अरोमा मिशन में हिस्सा ले रही है। अरोमा मिशन पूरे देश से स्टार्टअप्स और कृषकों को आकर्षित कर रहा है। इसके पहले चरण के दौरान CSIR ने 6,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती में सहायता की थी। इस मिशन को देश के 46 आकांक्षी जिलों में संचालित किया गया। इसके तहत 44,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया और किसानों को कई करोड़ रुपए की आय की प्राप्ति हुई है। वहीं अरोमा मिशन के दूसरे चरण में पूरे देश में लगभग 75,000 से अधिक कृषक परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 45,000 से अधिक कुशल मानव संसाधनों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव भी किया गया है। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। विदिशा में किसानों को ओलावृष्टि से हुई क्षति का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि फसलों में 50% से अधिक नुकसान होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए की क्षतिपूर्ति के साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा। बीमा कंपनी से 25% क्लेम राशि अग्रिम रूप से दिलाई जाएगी और शेष 75% राशि क्लेम फाइनल होने पर दी जाएगी। बीमा योजना में इस बार परिवर्तन किया है। बहुत दिनों तक क्लेम सेटल नहीं होते, इसलिए जो नुकसान हुआ है बीमित फसल का, उसका 25% कंपनी को एडवांस में देना पड़ेगा। 75% बाद में क्लेम सेटल होने के बाद दिया जाएगा। पिछले साल के बीमा का क्लेम सेट हो गया है, जनवरी के महीने में वो भी बांट दिया जाएगा। तो
ये फसल बीमा योजना और राहत की राशि दोनों मिला के लगभग नुकसान की भरपाई करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित किसानों के कर्ज को अल्पकालीन से मध्यकालीन करने और 1 वर्ष के ब्याज की राशि राज्य शासन द्वारा भरे जाने की भी घोषणा की है। और इसके साथ अभी कर्ज वसूली स्थगित होगी, अल्पकालीन ऋण बदल के मध्यमकालीन ऋण में बदल दिया जाएगा और उसके भी ब्याज जो होगा वो भी हम भरवाएंगे ताकि दिक्कत परेशानी में किसान ना आए। और मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, धनिया, गेहूं, चना और सरसों के खेत में जाकर ओला से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया और किसानों को ढाढ़स बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में मैं किसानों के साथ हूं, किसान चिंता न करें, उनके हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि फसलों के सर्वे कार्य में पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जाए और सर्वे सूची ग्राम पंचायत भवन में चस्पा करे। कोई भी किसान सर्वे से छूटना नहीं चाहिए। जिन किसानों को आपत्ति हो उनकी फसल का पुनः सर्वे कराया जाए। किसानों को मुझे राहत देना है और इसलिए लिखने में भी कंजूसी नहीं होना चाहिए। नुकसान हर हालत में मुझे राहत देना है। देने वाला यहां खड़ा है, आप लिबरली नुकसान का आकलन कीजिए ताकि राहत की राशि हमारे किसानों को मिल सके। मेरे बहनों और भाइयों, हमने तय किया है कि हमारी गेहूं हो, सरसों हो, चना हो, मसूर भी है, मसूर हो, 50% से ज्यादा नुकसान पे 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में ओलावृष्टि से जहां भी क्षति हुई है वहां पूरी संवेदनशीलता के साथ सर्वे कर सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ईंट भट्ठा, घरों और मवेशी आदि की क्षति के लिए भी सहायता राशि नियमानुसार दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि घबराए नहीं, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ है। उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी और योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरोंज सहित सीमावर्ती जिले के आरोन, राघवगढ़ और चाचौड़ा में भी फसलों को नुकसान पहुंचा। इन क्षेत्रों में भी फसलों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। लेकिन आज मैं छाइन पूरे क्षेत्र से ये कहने आया हूं, कष्ट और परेशानी है, लेकिन चिंता मत करना। कोई भी गांव के हो, इस संकट के पार शिवराज आपको निकाल के ले जाएगा। ऐसी परेशानी और मुसीबत में आपका पूरा साथ देने आया हूं। अभी सर्वे का काम चल रहा है, कलेक्टर यहां है। और अब बात करेंगे तरल रूप में यूरिया किसानों के लिए उपलब्ध होगी, जिससे आने वाले दिनों में किसानों को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। और सबसे खास बात यह होगी कि फसलों में छिड़काव में आसानी होगी। हर वर्ष सरकार लाखों रुपए सब्सिडी के रूप में किसानों पर खर्च करती है, लेकिन आने वाले दिनों में अब तरल रूप में यूरिया किसानों को उपलब्ध होगी। तरल के रूप में यूरिया खाद के आने से जहां किसानों को लाभ होगा, वहीं पर उनका समय भी बचेगा। इफ्को कंपनी इस बोतल का सफल ट्रायल कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कर चुकी है। अब किसान इसकी मांग भी कर रहे हैं। किसान खेतों में इस बोतल का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इस्तेमाल करने में बहुत ही सहायक है, आसान है। इसके साथ साथ इसकी जो पोषण क्षमता है वो भी ज़्यादा है। यूरिया कंपनी ने 45 किलो यूरिया की गुणवत्ता को एक तरल पदार्थ में बोतल के रूप में लॉन्च किया है। ये बोतल 10 कनाल भूमि के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी बोरी वाली यूरिया से काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है। किसानों को इससे फ़ायदा होगा, वहीं सरकार को भी इससे काफ़ी लाभ पहुंचेगा। ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या थी उसमें भी कहीं न कहीं सहायता मिलेगी। यूरिया खाद की 45 किलो यूरिया की गुणवत्ता की जो ये बोतल होगी वो 240 रुपये में मिलेगी। यूरिया का 90% पोषण फसलों को मिलेगा। इससे पहले 30% तक ही पोषण जो है वो फसलों को मिल पाता था। अभी तक देश भर में इस नैनो खाद की जो है 80 लाख बोतलें अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में भेजी गई हैं। यूरिया खाद के पूरे गुणों से भरपूर ये बोतल वजन में हल्की होगी, इसीलिए इसको लाने ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर्यावरण और पौधों के लिए भी
ये जो तरल यूरिया है, नैनो रूप की जो तरल यूरिया है, ये काफ़ी लाभदायक रहेगी। इसके साथ साथ किसानों को लाभ पहुंचेगा। बोतल में मौजूद तरल तत्वों का पानी के साथ फसलों पर आसानी से छिड़काव किया जाएगा, जिसमें किसानों को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। छिड़काव के करीब 3-4 दिन बाद ही यह पौधों पर अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। पहले बैग में आने वाले यूरिया के छिड़काव पौधों तक पहुंचने में 10 से 12 दिन लगते थे, लेकिन अब 3-4 दिन में ही इसका असर देखने को मिल जाएगा। और बढ़ते दूसरी खबर की ओर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत लेह जैसे -30 डिग्री तापमान वाले जल संसाधन जम जाने वाले इलाकों में भी नल से जल पहुंचाने में सफलता मिली है। समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख में पानी के पाइप जम जाने से आबादी का एक बड़ा हिस्सा जलापूर्ति ठप हो जाने से प्रभावित होता था। लेकिन जल जीवन मिशन ने कुदरत की रुकावटों को पार कर नल के जरिए लोगों के घर में नियमित पेयजल सुनिश्चित कर जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। लद्दाख के लेह जिले का स्टोक गांव जल जीवन मिशन की कामयाबी की कहानी सुना रहा है। सर्दियों में पूरे लद्दाख में पेयजल की आपूर्ति लगभग ठप रहती थी। 348 परिवारों पर आधारित स्टोक गांव के लोग भी ये समस्या सालों से झेल रहे थे। गांव में पेयजल के लिए 35 नलकूप थे, लेकिन सर्दी में नदी नालों में पानी कम हो जाने और पाइप जम जाने से जलापूर्ति बाधित रहती थी। स्टोक में जलापूर्ति को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। जल जीवन मिशन लेह के अधिकारियों ने इस चुनौती से निपटने का बीड़ा उठाया और तस्वीर बदल दी। जल जीवन मिशन के अधिकारियों के मुताबिक नियमित जलापूर्ति के लिए इन्फिल्ट्रेशन गैलरी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस तकनीक में सब सरफेस वाटर यानी कि जमी बर्फ के नीचे का पानी को एक निश्चित जगह तक पानी को लाया जाता है। इसमें फिल्टर के लिए सिस्टम लगा होता है। इसके तहत जलाशय या नदी के निचले हिस्से से ये पाइप जोड़ा जाता है और पानी साफ करके आपूर्ति स्थल तक पहुंचाया जाता है। जल जीवन मिशन के इंजीनियरों ने पानी को जमने से बचाने के लिए सब सरफेस वाटर ओवरहेड टैंक में जमा किया। नदी नालों के भूमिगत जल को सौर ऊर्जा की मदद से ओवरहेड टैंक में पहुंचाया गया। सौर ऊर्जा की मदद से पानी गर्म रखा जाता है। गांव में सप्लाई वाले पानी के पाइप को ठंड में जमने व फटने से बचाने के लिए जमीन के 3 से 4 फुट नीचे पाइप बिछाए गए हैं। विशेष तौर पर इंसुलेटेड पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पाइप जल्दी ठंडे नहीं होते। इसके बाद निर्धारित समय पर ओवरहेड टैंक में जमा पानी के गांव की आपूर्ति की गई ताकि ठंड में पानी पाइप में चलता रहे और जमने से बच जाए। इसमें स्टोक है, नंग और फ्यांग गांवों में इसी तरह से जलापूर्ति लगातार की जा रही है। फे जो गांव है इसमें पहले से ही बहुत पानी का किल्लत रहता था। पहले कोई पाइपलाइन कुछ भी नहीं था। जब से ये जेजेएम जल जीवन मिशन जो सेंट्रल स्पॉन्सर जो ये स्कीम आया है, इससे ये फे वालों को काफ़ी बहुत सारे लाभ हुआ है। अभी आप देखिए कि इससे पहले यहाँ पे कोई पाइपलाइन वाला पानी होता ही नहीं था और पानी के लिए बहुत दिक्कत रहता था। अभी जब से ये जेजेएम आया हुआ है, अभी हमारा ऑलमोस्ट दिसंबर के महीने में जनवरी तक चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इससे बहुत सारे गाँव वालों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। हमारे गांव में अभी ये जल जीवन मिशन का ये पानी चालू हो के हर घर में पानी तो कुछ समय हो गया, तो इसका काफ़ी फ़ायदा है। पहले तो बहुत थोड़ी दूर तक भी जाना पड़ता था, या जिनके पास बोरवेल किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो ये तो यूनिफॉर्मली हर किसी एक घर में आता है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो गया। और ये मौसम साफ़ होगा तो पानी काफ़ी अच्छा भी आता है। ये सोलर पैनल लगा के फिर उसके बाद रिजर्वेयर लगा के उस तरह से है, तो हर घर में अभी आके तो हर उस तरह से पानी आ रहा है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा है। और किसानों के लिए किराए पर कृषि यंत्र जब मिलने लगेंगे तो इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। राजस्थान में ऐसी एक शुरुआत की गई है। किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु एक कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना अलग अलग जिलों, अलग अलग ब्लॉक में की जा रही है। किसानों को फसल बुआई से लेकर कटाई तक कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है और महंगे जो छोटे किसान हैं वो महंगे कृषि यंत्र नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन किराए पर लेकर वो आसानी से काम कर सकते हैं। परंतु कृषि यंत्रों की कीमतें अधिक होने के चलते सभी किसान कृषि यंत्र नहीं खरीद सकते। ऐसे में वो किराए पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। सरकार द्वारा सभी ग्रामों में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिसका फायदा स्थानीय किसानों को मिलेगा। किसान सस्ते में किराए पर कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, हल, रोटावेटर, ट्राली, थ्रेसर आदि उपकरण बहुत आसानी, बहुत कम कीमत में ले सकते हैं। 3 वर्ष में 1000 का कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना अलग अलग जिलों में किए जाने का लक्ष्य है। किराए पर कृषि यंत्र मिलने से किसानों को खेती करना अब आसान हो जाएगा और उनको अपनी आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और बात करते हैं बदलते मौसम की। उत्तर भारत में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। पंजाब में चल रही शीतलहर के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के लुधियाना में सुबह वाहनों से काम पर जाने वाले लोग भी भारी ठंड के चलते बचाव का हर प्रयास करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण कोंकण और गोवा के पास बना हुआ है। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 जनवरी तक पश्चिमी हिमालय के पास लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है, जिसके चलते हिमालय पर छिटपुट बारिश और हिमपात हो सकता है। और राजस्थान के सीकर जिले में लगातार तीसरे दिन अधिकतर क्षेत्रों में कोहरा और बादल छाया रहा। वीकेंड कर्फ्यू और घने कोहरे के चलते लोग घरों में ही रहे हैं। कोहरे के चलते सड़कों पर कुछ एक गाड़ियां ही चलती हुई दिखाई दी। कोहरे के कारण क्षेत्र में विजिबिलिटी घटकर 40 मीटर रह गई है। प्रदेश में सबसे ठंडे माने जाने वाले फतेहपुर में न्यूनतम तापमान गिरावट के साथ 3 डिग्री दर्ज किया गया है। किसान ओम प्रकाश सैनी और लालचंद सैनी ने यह भी बताया कि बीते दिनों हुई बारिश के बाद क्षेत्र में लगातार कोहरे और बादलों की स्थिति बनी हुई है। कोहरे से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। फसलों पर रात में पाला पड़ने जैसी स्थिति अभी नजर आ रही है। तीन दिन से कोहरा की ज़्यादा मौसम खराब हो रहे हैं। बाल बच्चे सब परेशान हो रहे हैं कोहरा की वजह से, और गाय डंडा सब बीमार हो रहे हैं बस मौसम की वजह से। फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कोहरे से फसल जल के राख हो गई है। सर्दी के कारण यहाँ पर तापमान में कमी आ रही है और 3 दिन से कोहरा पड़ रहा है, तो इसलिए जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हमारी बाड़ियों को तो ज़रूर फ़ायदा है, पर गेहूँ, चना और सरसों के नुकसान होने का हो गया है। और जो हमारी ये केले वगैरह लगा रखा है ये भी जल गए हैं। पेड़ पौधे बहुत काफ़ी जल गए हैं। और हमारे ज़्यादा सर्दी होने से घर में सभी आज बीमार हैं, अस्त व्यस्त हो गए, जीवन अस्त व्यस्त है। और गाय भैंसों को भी चराने में बहुत तकलीफ हो रही है। और हर साल 14 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाने वाला पोंगल को मुख्य रूप से किसानों का त्यौहार माना जाता है। दक्षिण भारत में लोग पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। 4 दिवसीय यह उत्सव कृषि से जुड़े किसानों को समर्पित है। पोंगल का त्यौहार दक्षिण भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार के ये 4 दिन महत्वपूर्ण है। पहला दिन है बोंगी पोंगल, दूसरा दिन है सूर्य पोंगल, तीसरा दिन है मट्टू पोंगल और चौथा दिन है कानू पोंगल। पोंगल का पहला दिन भोगी पोंगल है और इस दिन लोग अपने घरों में मिट्टी के बर्तनों पर कुमकुम और स्वास्तिक लगाते हैं। पोंगल का दूसरा दिन सूर्य पोंगल है और सूर्य पोंगल के दिन घर का सबसे बड़ा सदस्य सूर्यदेव के भोग के लिए पोंगल बनाता है। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। मट्टू पोंगल के दिन गाय की विशेष पूजा की जाती है और गाय को सजाया जाता है। इसके साथ साथ गले में घंटियां बांधी जाती है और फूलों की माला से उन्हें सजाया जाता है। गाय को किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गाय किसान को दूध और खाद देती है। इस दिन गाय को पोंगल खिलाया जाता है। गाय फसल की सिंचाई से लेकर पौधे की कटाई तक किसान की मदद करती है। मट्टू पोंगल पर गाँवों में हर किसान समुदाय अपने बैल की पूजा करता है। पोंगल का चौथा दिन कानू पोंगल। इस दिन सभी लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। इस दिन लोग हल्दी के पत्तों को धोते हैं, मिठाई, चावल, गन्ना और सुपारी के साथ भोजन परोसते हैं। इस दिन लोग बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं और छोटों को प्यार और उपहार भी देते हैं। और स्वदेशी बुनकरों के बिना बिके स्टॉक की खरीद करेगी असम सरकार। कोरोना महामारी से प्रभावित हथकरघा बुनकरों को राहत प्रदान करने के लिए बिना बिके स्टॉक की खरीद करेगी। असम सरकार का एक बड़ा फैसला। कोरोना महामारी से प्रभावित हथकरघा बुनकरों को राहत प्रदान करने के लिए बिना बिके हुए जो सामान होगा वो खुद खरीदेगी सरकार। आर्टफेड और एजीएमसी लिमिटेड के माध्यम से राज्य के स्वदेशी बुनकरों से पारंपरिक हथकरघा वस्तुओं को खरीदा जाएगा।
राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए स्वनिर्भर नारी नाम की एक योजना लागू करेगी, जिससे आने वाले दिनों में जो छोटे उत्पादन करता है उनको फायदा होगा। पहले चरण में यार्न पासबुक योजना वाले लगभग 1.23 लाख बुनकरों को इसमें शामिल किया जाएगा, उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी बिचौलिया पहल का लाभ नहीं लेगा। हथकरघा एवं कपड़ा विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 29 गामोच, औरनोई, कार्बी, पाहो, मणिपुरी ये सब शामिल है। साथ ही डिमासा, रीसा, बासा, मिसिंग, डूमर और मफलर सहित हथकरघा वस्तुओं की पहचान भी की गई, जिसका फायदा आने वाले दिनों में वहां के स्थानीय जो उत्पादक हैं उनको मिलेगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए SOPD ODS के तहत 80 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसका फायदा इन छोटे छोटे जो उत्पादन करने वाले लोग हैं उनको मिलेगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस्तेमाल किए गए यार्न के प्रकार, आकार, वजन और उत्पादों के डिजाइन के आधार पर कीमत तय की जाएगी। खरीद की गई वस्तुओं की बिक्री आर्टफेड और AGMC के मौजूदा शोरूम और मौजूदा ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लोगों तक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा बुनकरों की सघनता के आधार पर पूरे असम के 87 खरीद केंद्रों की पहचान की गई है। बैठक में हथकरघा एवं कपड़ा मंत्री UG ब्रह्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समीर कुमार सिन्हा समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। और खेती किसानी के अलावा जिन खबरों से आप रहते हैं बेखबर, आइए उसके लिए देखते हैं खास खबर। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने रविवार रात अंतिम सांस ली। उनके पोते स्वरांश मिश्र ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति देवी का रविवार रात ओडिशा के रायगढ़ जिले के गुनपुर में उनके आवास पर निधन हो गया। समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। शांति देवी का जन्म 18 अप्रैल 1934 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति देवी के निधन पर दुख जताया है। निर्वाचन आयोग 16 फरवरी को रविदास जयंती के मद्देनजर पंजाब में 14 फरवरी को कराए जाने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने के राजनीतिक दलों के अनुरोध पर विचार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और कांग्रेस समेत कई दलों ने चुनाव आयोग से पंजाब में चुनाव स्थगित करने की अपील की है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा पार्टी ने भी उन्हें 6 साल के लिए भाजपा से निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लखनऊ में पुलिस की टीम ने आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया। पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने को कहा है। वाराणसी के कचहरी क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के पहले तल पर सुबह आग लगने की घटना हुई। सूचना पाकर कैंट थाने की पुलिस के साथ ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कैंट पुलिस के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है। वाराणसी के चीफ फायर ऑफिसर अनिमेश कुमार सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। और महाराष्ट्र के ठाणे स्थित भिवंडी इलाके में काजी परिसर में बंद कपड़े की फैक्ट्री में कल रात आग लग गई। आग लगने से करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग की सूचना मिलते ही कई दमकल वाहन मौके पर पहुंच गए। आग लगने के कारणों के बारे में अभी साफ तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया है। इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 157 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगे। बीते दिन देश भर में 39,46,348 कोविड टीके लगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 158.12 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके मुहैया कराया है, जिसमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 13.79 करोड़ से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। और तो किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार। बीस वर्षों से रोबोटिक साइंस की दुनिया की बड़ी कामयाबी है ABU रोबोकॉन। उत्साह के साथ नई तकनीक और रोमांच को समेटे पूरी तरह तैयार है रोबोकॉन 2022 के लिए IIT दिल्ली।
रोबोकॉन 2022 का विशेष प्रसारण दूरदर्शन पर।